प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य। मैंने पहले ही गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी बता दिया है और समांतर माध्य भी मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। चैनल सब्सक्राइब करके आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो आप जान गए कि यदि हमको गुणोत्तर माध्य पढ़ना है तो इसकी आधार यानी गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ना अनिवार्य है। वैसे ही जब मैंने समांतर श्रेणी पढ़ाया, फिर मैंने आपको समांतर माध्य भी बताया। यानी समांतर माध्य पढ़ने के लिए आपको समांतर श्रेणी का अवलोकन करना होगा, समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि यह इसकी बुनियाद है। क्योंकि गुणोत्तर माध्य का कोई अस्तित्व नहीं यदि गुणोत्तर श्रेणी न हो, वैसे ही समांतर माध्य का कोई अस्तित्व नहीं यदि समांतर श्रेणी न हो। यानी अगर समांतर श्रेणी हो तो समांतर माध्य होगा ही होगा, और गुणोत्तर श्रेणी हो तो गुणोत्तर माध्य होगा, या इसका उल्टा, अगर गुणोत्तर माध्य है तो गुणोत्तर श्रेणी का होना अनिवार्य है, और अगर समांतर माध्य है तो समांतर श्रेणी का होना अनिवार्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि गुणोत्तर माध्य क्या है और गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो गुणोत्तर माध्य के कुछ गुणों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ अवलोकन के बारे में कि गुणोत्तर माध्य हम कब निकाल पाएंगे या कैसे हम गुणोत्तर माध्य के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहली शर्त ये है, सबसे पहले अवलोकन हम इस बात का करेंगे कि क्या दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। यदि वो श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी में दी गई है तो ही गुणोत्तर माध्य निकाला जा सकता है। यानी अगर वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तभी गुणोत्तर माध्य का अस्तित्व है। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित हो जाइए कि वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो निश्चित तौर पर वहां गुणोत्तर माध्य निकाला जा सकता है। ये पहला अवलोकन हो गया। दूसरा, अब बताइए अगर वो गुणोत्तर श्रेणी है तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी। चलिए एक और प्रश्न है, यदि वह गुणोत्तर श्रेणी है और आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है तो न्यूनतम पद कितने होने चाहिए और अधिकतम पद कितने होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही कहा, आपको गुणोत्तर श्रेणी वाली वीडियो को देखनी चाहिए और सीखना चाहिए, फिर कहीं आप गुणोत्तर माध्य में आ सकते हैं। तो आपको मालूम है न्यूनतम पदों की संख्या 3 होनी ही चाहिए, यानी कम से कम 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तभी आप गुणोत्तर माध्य निकाल पाएंगे। अब बताइए अधिकतम पद कितने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी तो अनंत होती है, लेकिन अगर अनंत श्रेणी अगर दी हो, वो भी गुणोत्तर श्रेणी, तो क्या हम गुणोत्तर माध्य निकाल पाएंगे? बिल्कुल सही, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यह परिमित पदों के लिए होता है। अब परिमित पद बहुत बड़ा हो सकता है, 20 करोड़, 100 करोड़, लेकिन n परिमित होना अनिवार्य है। यानी आपने देखा कि न्यूनतम पदों की संख्या अगर 3 होगी तो अधिकतम पदों की संख्या n होगी, और n कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, 1 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। यानी गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद का होना अनिवार्य है, और वह प्रथम पद और अंतिम पद कितनी भी बड़ी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। अब तो आपने देखा कि न्यूनतम पद कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे भाई, न्यूनतम पद जो होंगे वो 3 होंगे, और तीसरा अधिकतम पद भी देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो n होगा, n कुछ भी हो सकता है। ये हमारा तीसरा अवलोकन हुआ। दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। चलिए अब बताइए अगर अधिकतम पद n है तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर माध्य की संरचना क्या होगी। जैसे मैंने बोला, गुणोत्तर माध्य यानी प्रथम और अंतिम पद के जो बीच में होता है वही गुणोत्तर माध्य होता है। तो आपको गुणोत्तर माध्य अगर दिया गया हो तो गुणोत्तर श्रेणी बना सकते हैं क्या, या गुणोत्तर श्रेणी दी गई हो तो गुणोत्तर माध्य निकाल पा सकते हैं क्या। यानी गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध को समझने के लिए आपको इनका विन्यास या इनकी संरचना जानना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि गुणोत्तर माध्य में संरचना क्या होती है। संरचना जो होती है
तो पहला पद होगा a बाई आर, फिर होगा a और होगा a r। ये हो गई इसकी संरचना। यानी आपको मालूम है, मैंने समांतर गुणोत्तर श्रेणी में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि a प्रथम पद होगा, r जो होगा सर्वानुपात या कॉमन रेशियो होता है, a जो होगा यही गुणोत्तर माध्य होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, और ये अंतिम पद है जो कि a और r के गुणा से प्राप्त हुआ है। तो ये जो a होगा वह इन दोनों का गुणोत्तर माध्य होगा। तो आप देख सकते हैं न्यूनतम पदों की संख्या 3 है और जो बीच का पद है यही गुणोत्तर माध्य कहलाता है, जबकि यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होगी और इस श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी में होना अनिवार्य है। तो चलिए, ये तो कुल 3 पदों के लिए हो गया। लेकिन अगर हमको जैसे दिया गया है 2 पद और हमको सीधा निकालना है, तो इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर हम कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर माध्य जी होगा, तो वो जी क्या होगा, रूट ए बी होगा। सीधे निकाल लीजिए, जहां आप देख सकते हैं कि जो ए प्रथम पद होगा, जी गुणोत्तर माध्य होगा और बी अंतिम पद होगा। तो आप देख सकते हैं ए अगर प्रथम पद है, बी अंतिम पद है, तो जी जो होगा मध्य का पद है। यानी यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो मध्य का पद होगा यही गुणोत्तर माध्य होगा। तो आपने देखा कि यह प्रथम पद या अंतिम पद और ये जो बीच का है वह गुणोत्तर माध्य कहलाता। यदि आपको प्रथम और अंतिम पद दिया गया है तो सीधे ही ए और बी का गुणा करके इसका वर्गमूल निकालकर हम जी निकाल सकते हैं। तो यह गुणोत्तर माध्य निकालने का एक तरीका हो गया। अब चलिए हम और अवलोकन में आते हैं। नंबर 6वां अवलोकन। अब मान लेते हैं कुल पदों की संख्या यहाँ ढेर सारी हो, n हो, तो हम वहाँ पर कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका क्या है? इसका भी बड़ा आसान। आपको मालूम है कि अगर जो गुणोत्तर श्रेणी में तो आपको मालूम होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो सूत्र गुणोत्तर श्रेणी में आपने पढ़ा है। प्रथम पद आप जान गए, कॉमन रेशियो यानी CR यानी R आप जान गए, अंतिम पद जो अंतिम पद होगा L उसे भी आपको मालूम होना चाहिए, और कुल पदों की संख्या N भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो जो L का जो सूत्र है वह कैसे निकाला जाता है? ARN-1, जहां n कुल पदों की संख्या है, क्योंकि कुल पद कितनी मिनिमम तो 3 होगा ही होगा, लेकिन अधिकतम n कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। कुल पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप कुल पदों की संख्या में 1 घटाएंगे और ARN-1 से अंतिम पद, क्योंकि कुल पदों की संख्या जितनी भी हो, प्रथम पद है तो अंतिम पद भी होना अनिवार्य है, तभी जो बीच के पद होंगे वही गुणोत्तर माध्य होंगे। तो बीच के पद कितने हो सकते हैं? अब जैसे मैंने बताया ये 3 है, तो अब बताइए गुणोत्तर माध्य की संख्या कितनी होगी? नंबर 7वां अवलोकन। यहाँ पर आपने देखा कि कुल पदों की संख्या भी निकाल लिए, अंतिम पद भी निकाल लिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गुणोत्तर माध्य की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य की संख्या हमेशा n-2 होगी। कुल पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 2 कम कर दिए तो 1 गुणोत्तर माध्य होगा। और अगर कुल पदों की संख्या 4 है तो 4 में से आप 2 माइनस कर दो तो 2 गुणोत्तर माध्य मिलेंगे। यदि 120 है तो चलिए बताइए 120 अगर कुल पदों की संख्या है तो कितने गुणोत्तर माध्य होंगे? वहां निश्चित तौर पर 2 कम कर दीजिए, 118। 118 क्यों? क्योंकि हमने प्रथम पद और अंतिम पद को हटा दिया, तो बचे कितने? तो 120 में पहले और आखिरी को हटा दिए तो 118 ही बचा ना, पहला और ये कट गया, 2 कट गया। तो 120 में 2 हटाने के बाद, प्रथम और अंतिम को हटाने के बाद बीच की होंगी वो सभी के सभी गुणोत्तर माध्य होंगे। यानी अगर गुणोत्तर माध्य की कुल संख्या 118 है तो बताइए कुल पदों की संख्या कितनी? 120। आप 2 जोड़ दीजिए उसमें, यानी कुल पदों की संख्या जो होगी n होगी। n निकालने के लिए 2 को जब इधर करेंगे तो कुल गुणोत्तर माध्य में 2 को हम जोड़ेंगे तो आपको कुल पदों की संख्या मिल जाएगी। तो आपने बड़ी रोचकता से देखा कि कैसे इस गुत्थम गुत्थी में हम उलझे हुए हैं, और यह 7 अवलोकन
कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, कोई भी परीक्षाएं हैं, यदि ये आपके पास 7 अवलोकन हैं तो किसी भी परीक्षा में आप बाजी मार सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए एग्जाम्पल से। उदाहरण, तो जो उदाहरण है बड़े सिंपल है। मान लेते हैं ये 2, 4, 6 और 8, चल 3 ही लेता हूँ पहले, है ना। पहले बेसिक वाला, पहले वाले को समझा लेता हूँ। बेसिक 2, 4, 6। तो सबसे पहला शर्त क्या है कि यह गुणोत्तर श्रेणी में होनी चाहिए। तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, मैंने गुणोत्तर श्रेणी को काफी अच्छे से समझाया है। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो निश्चित तौर पर गुणोत्तर माध्य होगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है नहीं, ये पहला पद है, ये गुणोत्तर माध्य है और यह अंतिम पद है। और गुणोत्तर माध्य कैसे, गुणोत्तर श्रेणी कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिए कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं। और यदि नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा ए आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर, जो आप कोई भी पद लेंगे, आपने ये लिया 4, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इसका बहुत सरल तरीका है, ये 4 आप देख सकते हैं, 2, 4, फिर से मैं लिख देता हूँ, ये होगा 2, 4, 2, 4, 6 गुणोत्तर श्रेणी में नहीं था, इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि वो गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं। तो क्या होगा, ये देखिए कैसे निकालते हैं, 4 ये है, इस पीछे वाले पद से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 4/2 यानी 2, 8 ले लीजिए, पूर्ण पद से विभाजित कर दीजिए, 8/4 यानी 2। हमेशा सर्वानुपात या कॉमन रेशियो या CR या R मिलेगा जो हमेशा बराबर होगा। तो यह गुणोत्तर श्रेणी में है। तो चलिए बताइए, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये कंफर्म हो गया। और न्यूनतम पदों की संख्या 3 है वो भी मालूम है। तो अगर कुल पद 3 है तो यहाँ पर जो बीच का पद होगा वही गुणोत्तर माध्य होगा। तो हम बताइए कि कैसे निकालेंगे इसका 2 तरीका है निकालने का। पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका क्या है, दोनों सीधा हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये 2 और 8 है, 2 और 8 है वो मतलब है, आप निकाल दीजिए जी, तो ये होगा जी, हमें नहीं मालूम, निकालना है, आपको मालूम है 4, पर 4 यहाँ आना चाहिए। हम देखते हैं कि वो 4 कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, जी बराबर वर्गमूल AB, इस सूत्र से हमने देखा ये वाला 2 गुणा 8 यानी कितना हुआ 16, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, यही गुणोत्तर माध्य है। कितना आसान है ना। यानी अगर आपको ये दिया गया है तो प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 8 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, ये 4 हो गया, परिणाम मिल गया, यही गुणोत्तर माध्य है ना। इंटरेस्टिंग। अब बोलेंगे चलिए इस सूत्र से निकालना है ये वाला सूत्र, और ये सूत्र कब काम आता है, ये सूत्र कब काम आएगा। अब देखिए जब बहुत बड़ा हो आप ये निकाल देते हैं, मान लेते हैं 2, अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ 4, 8, 16, 32। चलिए अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न बड़ा सरल है, देखो ये प्रश्न मैंने गायब कर दिया इसको, ये इसको मैंने गायब कर दिया। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला ये बोला है, आप बताइए कुल 3 गुणोत्तर माध्य निकालिए 2 व 32 के मध्य, यानी 2 और 32 के मध्य कुल 3 गुणोत्तर माध्य निकालिए। तो निश्चित तौर पर यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होगी। और आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर कुल कितने गुणोत्तर माध्य होंगे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर हो सकती है 5 गुणोत्तर माध्य, हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर 2 में आप कितना जोड़ दीजिए, ये देखिए बड़ा आसान से, तो ये पदों की संख्या 1 और 2, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 3 गुणोत्तर माध्य, 3 गुणोत्तर माध्य तभी होंगे जब पदों की संख्या 5 होगी। और यहाँ पर बोला है कुल पदों की संख्या 5 है, जिसमें पहला पद 2 और अंतिम पद 32 है, तो 3 गुणोत्तर माध्य निकालिए। तो और अगर 3 गुणोत्तर माध्य पूरा है तो निश्चित तौर पर कुल पदों की संख्या 5 होगी, यानी 3 गुणोत्तर। यहाँ से आप अवलोकन किसका करेंगे, 7वां का, कि अगर कुल गुणोत्तर माध्य अगर पूछा गया है कुल गुणोत्तर माध्य कितना होगा, भाई जितने पद हैं यहाँ पर कुल कितने पद है 5 में से 2 कम कर दिए, 3 गुणोत्तर माध्य होगा। और यदि
यहाँ पर बोला गया है गुणोत्तर माध्य की संख्या 3 है, तो कुल कितने पद होंगे? यहाँ पर 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है आपको, तो 3 में 2 जोड़ दीजिए। 2 किसको जोड़ेंगे? एक प्रथम पद को और एक अंतिम पद को, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो चलिए हम केवल समझाते नहीं बल्कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे। तो यहाँ पर 3 कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सरल है। जब मैंने गुणोत्तर श्रेणी आपको बताया था तो इसका अवलोकन कीजिए, ये वाले का मैंने बता दिया, छठवां का n यानी अंतिम पद कितना है? 32। ये लिख दीजिए 32 बराबर प्रथम पद कितना है? 2, तो ये लिख दीजिए 2, है ना। r कितना है हमें नहीं मालूम, r ही तो निकालना है, क्योंकि एक बार r निकल गया तो आप गुणोत्तर श्रेणी में आप रख दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं r यानी ये r हो गया, है ना। n-1 कुल पदों की संख्या कितनी? 5, तो 5 ऋण 1 यानी 4, ये कट गया, कितना? 2, 16। तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 4 कटेंगे। हमने 16 को क्या लिखा? 2 की घात 4 और r की घात 4। आप देख सकते हैं आधार है ना, ये घात अगर बराबर है तो आधार भी बराबर होगा। तो ये कितना हो गया? r बराबर 2। तो r बराबर 2 मिल गया तो इस सूत्र से आपने r यानी सर्वानुपात प्राप्त कर लिया। और एक बार जब सर्वानुपात प्राप्त कर लिया तो आपको मालूम है कि यह गुणोत्तर श्रेणी में होती है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? ar का वर्ग, ar का 3 और ar का 4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो भाई ये बीच के तीनों जो होंगे यही गुणोत्तर माध्य होंगे। चलिए हम संरचना कर लेते हैं बड़ी आसानी से। तो पहला पद 2, फिर हमारा r कितना है? 2, 2 दूनी 4, है ना। r अकबर मिल गया, 4 दूनी 8, 8, फिर यहाँ पर कितना? 8 दूनी 16 और यहाँ पर 16 दूनी 32। या आप यहाँ निकाल सकते, r आपको मिल गया तो ये यहाँ कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से ar वर्ग, a का मतलब 2, 2 दूनी 4, ये 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये होगा। तो जो ये 3 गुणोत्तर माध्य पूछा गया है तो उसका उत्तर ये है कि 2 और 32 के मध्य कुल 3 गुणोत्तर माध्य होंगे जो कि 4, 8 और 16 होंगे। कितना आसान है, कितना सरल है यह उदाहरण। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और मैं अभ्यास के लिए भी प्रश्न देता हूँ। चलिए आपको निकालना है 3, ठीक है, 3 है, फिर है 9, फिर है 27 और ये है 81। 3, 9, 27 और 81, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं। निश्चित तौर पर ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे या नहीं मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता है इस बात का, आपको बोला गया है। चलिए 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए 3 और 81 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, है ना। तो ये हो गया 3 तिया 9, है ना, 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो आपको निकालना है 3 और 81 के मध्य 2 ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको उत्तर तो मालूम है, और उत्तर अगर नहीं भी मालूम है तो चलिए आप निकालिए कि 3 और 81 के मध्य 2 ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो कुल पदों की संख्या कितनी यहाँ पर? 4। तो 4 कैसे होगा? क्योंकि 2 ज्योमेट्रिक मीन है तो 2 में 2 जोड़ दीजिए पहला और आखिरी को, तो ये होगा कुल 4 पद होंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पद है, अगर ये है 4, ठीक है, 4 है और ये है 4 और ये है 16 और ये है 64, ठीक है। ये अब बताइए 4 और 64 दिए गए हैं, तो 4 और 64 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बताइए इसका गुणोत्तर माध्य कितना होगा। तो यह आपका पहला उदाहरण से जुड़ा हुआ है और ये वाला आपका दूसरा उदाहरण से जुड़ा हुआ है। तो अगर 2 पद दिए गए हों तो आपको मालूम है गुणोत्तर माध्य की संख्या कितनी होगी तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 3 में से 2 कम कर दीजिए, 1 आ गया। तो इनके बीच में कोई एक गुणोत्तर माध्य होगा, और वो गुणोत्तर माध्य क्या होगा? जी। तो मैंने बताया है कि कैसे 2, यदि कुल पदों की संख्या 3 होती है तो यहाँ पर जी रखकर कैसे निकालते हैं। तो आपको बताना है कि अगर 4 और 64 के मध्य 4 और 64 के मध्य आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है।
बताइए। उसके बाद ये वाला भी प्रश्न है कि 3 और 81 के मध्य कुल 2 गुणोत्तर माध्य निकालिए। तो दोनों ही प्रश्न मुझे लगता है आप आसानी से कर लेंगे और इस विधियों का प्रयोग भी करेंगे और उदाहरण और अभ्यास से आपको इसे समझने में आसानी होगी। उत्तर क्या आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।